गाइस ये रहा क्लास 9 का मैथ्स क्वेश्चन पेपर जो कि आपकी 21 जून को सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी वे भी आए हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे जोड़ लीजिए और वहाँ से पीडीएफ जो है ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हो, जो 19 प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है हेल्प करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों को शेयर भी कर देना, ओके। सो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण, यानी कि पहला कोण, तो हमें चतुर्भुज में 4 कोण होती है ना, जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण, 4 कोण होता है। इसमें से हमें 3 कोण का माप दिया है। मान के चले इसको हमने माना 100, इसको माना हमने 98 और इसको हमने माना 92, लेकिन एक कोण, इस कोण का माप नहीं दिया, तो हमें ये कोण का मान निकालना है। तो अगर आपको इस तरह जब भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक चतुर्भुज दिया हुआ रहेगा, उसमें या तो आपको अनुपात के रूप में देखने को मिलेगा या तो इस तरह एंगल दिया हुआ रहेगा, एक एंगल आपको निकालना है। सो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, सो सबसे पहले आप मानेंगे कोण है बराबर कितना, मान लेंगे 100 डिग्री हमने माना, ठीक है। और कोण बी बराबर हमने माना 98 डिग्री और कोण सी बराबर हमने माना 92 डिग्री और कोण डी नहीं दिया हुआ है तो इसको हमने माना x डिग्री, ठीक है। ये हमने मतलब कि मान लिया। अब क्या करना है, इन सभी कोणों को माप को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण को अगर आपस में जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर आता है। तो हमें वही करना है जो 360 डिग्री के बराबर होगा। और 360 डिग्री के बराबर चतुर्भुज कब होता है, तो सभी एंगल को हम जोड़ते हैं तब होता है। तो हमें क्या करना है, ABCD सभी एंगल को जोड़ना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरली कोण है प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। और कोण ए का मान कितना है, हमने माना था 100 और कोण बी का मान हमने माना था 98 और कोण सी का हमने माना था 92 और कोण डी को हमने माना था x बराबर इधर हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। अब इन सभी कोण को जोड़ोगे से 2 और 8 हो गया 10, 10 0 0 हो जाएगा, 9 का 9 9 18, 18 18 हो गया और इधर 0, 18 0 और इधर 1 हो जाएगा 19, 19 का 9 हाथ मेरा 1 1 और इसका 1 2, यानी कि 290 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। क्योंकि हमें चौथा कोण निकालना है, x निकालना है, तो 290 इधर रहना नहीं है। सो हम क्या करेंगे, x बराबर इधर रखेंगे 360 माइनस 290। अगर हम x में से 300 यानी कि 360 में से 290 को माइनस करेंगे तो हमें फाइनली कितना मिलेगा, 70 डिग्री। तो यानी कि जो चौथा कोण था हमारा इस साइड में वो कितना डिग्री का था, 70 डिग्री। सो फाइनली गाइज हमारा आंसर कितना आएगा, 70 डिग्री, जो यहाँ पर हमें दिया है। तो ये आंसर होगा। आपको ऐसे निकालना है या तो आपको ऐसे भी निकालना है। जो चौथा कोण बराबर हम जानते हैं 360 में से अगर इन तीनों कोण के योग को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 70 डिग्री आएगा। ये थोड़ा आपका शॉर्ट हो गया। अगर आप ऐसे निकालोगे तो वो भी बेटर है और ये भी बेटर है, दोनों में से किसी एक को अपना सकते हो। 2 नंबर में आपको हमेशा आकृति से दिया हुआ रहेगा और वृत्त दिया हुआ रहेगा और वृत्त को हमें क्या करना है, इसके कोण को आधा करना है, ठीक है। मान के चल हमने इसके बीच वाला में O माना और यहाँ से यहाँ हमें कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और हमने इसको C माना, इसको मिलाया यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमने मिला दिया। तो हमें बताना है इस C का मान कितना होगा। जब भी हमें इस तरह वाला दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप देखोगे क्या देखोगे, सबसे पहले देखेंगे आप, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या दिया, पहले इसको लिखेंगे, कोण AOB ये कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। एंड यहाँ पर हमें क्या निकालना है, A, यानी इसको A माने, इसको B और ये C है, ACB हमें निकालना है, ठीक है। तो ACB निकालने के लिए ये एंगल का ये वाला ये मान लिया 60 है तो ये 30 होगा, इसका आधा होता है। ये 80 है तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालेंगे ACB इज इक्वल टू हाफ होता है इस एंगल का, यानी इस एंगल का आधा ACB यानी ये वाला के बराबर होता है। तो कितना है ये, इसका नाम है AOB, आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कोण ACB इसको एज इट इज रखेंगे, 1/2 करेंगे और AOB का मान कितना है, 60 डिग्री। अब इससे 2 से 60 को काटेंगे 30 बार में, इसका मतलब हमने आधा करा, 60 का आधा कितना होता है, 30 डिग्री। तो यही हो जाएगा AC का मान, यानी ACB का मान। 60 का आधा, यानी कि ये वाला एंगल जो होता है इसका आधा होता है और ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
30 डिग्री का हो जाएगा। यही आंसर होगा जो यहाँ पर आपको वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो है ना ये रचना करने बोला जाएगा और ये थोड़ा आपका जो है सिंपल रहेगा, इतना टफ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें दिया है एक मतलब कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना करें। प्रारंभिक बिंदु, ये जो किरण दिया है, एक किरण इधर एक किरण इधर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से एक किरण ऐसे मापोगे और आप क्या करेंगे, चाप को मतलब बिना मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना लोगे उसी के माप से यहाँ से आप ऐसे कट करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से उसी माप का रहने दो, आप इधर ऐसे कट करेंगे। कट करने के बाद आप यहाँ से वही माप से जितना आपने मापा है ऐसे कट करेंगे और ऐसे कट करेंगे। तो जो यहाँ पर कट हो रही है ये आप चांद बैठा के देखोगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और आपको ऐसे ही कट करना है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करेंगे, आराम से यहाँ से 2 मार्क्स हासिल कर लोगे। चौथा नंबर पे आपको हमेशा हीरोन के सूत्र से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला एक त्रिभुज की भुजाएं जो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको त्रिभुज की रचना करनी है। ये मान के चले हमने त्रिभुज की रचना करी है, इसका नाम हमने दिया ए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी दिया है। ए का मान 3 हमने माना, बी का 4 और सी का 5 माना। इन सभी कोण को जोड़ेंगे तो कुल मिला कितना हो जाएगा 12। और हमने जानते हैं फार्मूला जो है एस का फार्मूला एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 और ए का मान 3 है और बी का 4 है और सी का 5 है, तो कुल मिला के 12 हो जाएगा। और 12 को कट करेंगे तो कितना बार में 6 बार में आ जाएगा, तो एस बराबर हमारा कितना आएगा 6। तो जनरली गाइस हमें क्या करना है, अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस का मान हमारा 6 निकला है। तो एक 6 इंटू 6 माइनस 3, क्योंकि ए का मान तो 3 माने और 6 माइनस बी का मान हमने 4 माना है और 6 माइनस सी इंटू में 6 माइनस 5 ये हमने सी का मान बैठाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 6 का तो 6 रहेगा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 6 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा। अब आती है यहाँ पे, अब आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पर अब आगे करेंगे 2 गुना 6 को हमें टुकड़ा करना है, भुजगुणन करना, 2 तिया 6 हो गया और पहले से यहाँ पर कितना है 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद अंडर में 1 है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो जोड़ा में होता है वही बाहर निकलता है। तो यहाँ पर 2 का भी जोड़ा है और 3 का भी जोड़ा है, तो दोनों निकल गए, तो 2 तिया 6 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमें फाइनली आंसर को दिखा देना है जो यहाँ पर है। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन सबको पूछा जाएगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात करो। देखिए मध्य किसको बोलते हैं, आपको 2 तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, विषम संख्या में ये सिर्फ विषम संख्या में अप्लाई होता है, सम संख्या में ऐसा नहीं, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से ही, आप तो भली बनते जानते होंगे। ठीक है, तो 5 तक बोला था, हमने 5 तक लिखा, इन सभी का मध्य निकालो। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जब विषम संख्या रहेगा तो इधर 2 बीच में क्या मिल रहा है 3, तो यही हो जाएगा माध्य। तो ये हर बार काम नहीं आएगा जब आपका संख्या ऑड रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है ऑड नंबर दिया हुआ रहेगा या यानी कि विषम संख्या दिया हुआ रहेगा, तब आप इसको ऐसे चुन सकते हो इसके माध्य। लेकिन अगर वो सम रहेगा तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक रूल है। इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर हमने 5 तक देख लिया और इन सभी यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि यहाँ पर कितना बोला 5 प्राकृतिक संख्या, इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल मिला के 15 हो जाएगा। लेकिन के वो नंबर है 1 2 3 4 5, वही से आपको डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 से 15 को कट करेंगे 3 बार में, तो वही हो जाएगा हमारा माध्य। अगर हमें बोलता है कि 4 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य निकालो, तो आप सबसे पहले देखो 4 है तो इन सभी को जोड़ना होगा, क्योंकि 4 में तो कोई चारा ही नहीं है कि हम इसके माध्य निकालेंगे। जैसे 1 2 3 4 कितना गिनोगे जो यहाँ बीच में नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करना होगा, इसका हमें क्या करना होगा, ये वाला फार्मूला निकालना होगा। ये वाला फार्मूला को पुट करेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4, मान के चले हमें इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है और गिनेंगे 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 3 2 6 3 मतलब कि 3 और 3 6 हो गया, 6 4 10, तो 10 हो गया। और यहाँ पर 10/4, अब 2 दूनी 4 2 पंचे 10 कट गया।
लेकिन ये तो नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिवाइड करेंगे 2 से 5 को, तो हमारा 2.5 जो है इसके बीच के माध्य नंबर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह अगर सम संख्या दिया हुआ रहेगा आप ऐसे निकालोगे, विषम संख्या दिया हुआ रहेगा तो आपको गिनेंगे दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जो बीच में एक संख्या जो मतलब कि जिसको जोड़ी नहीं है, जो इधर से भी बराबर है इधर से भी बराबर है, बीच में जो बच रहा है वही आपका माध्य नंबर कहलाएगा। उसके बाद 6 नंबर में आपको हमेशा बहुलक निकालने दिया हुआ मतलब देखने को मिलेगा। तो बहुलक क्या है, तो ये जो आंकड़े दिया हुआ है इसको पहले आप मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम किसी भी क्रम में आप इसको अरेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको चेक करना, जैसे हमने यहाँ पर जो हमें दिया हुआ इसको, जैसे यहाँ पर दिया है आरोही क्रम में सजाए, तो हमने छोटा से बड़ा सजा लिया मान के चले। यहाँ पर देखेंगे ऐसे कौन से नंबर है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हम देख रहे हैं यहाँ एक तो एक ही बार है, दो दो बार है, तीन चार बार है, चार भी एक बार है, पाँच भी एक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला, ये जो हमने ऑब्जर्व किया इसमें से 3 जो है अधिकतम बार आया है, यानी कि उसकी बारंबारता कितना है, 4 बार आया है। और हम जानते हैं जो जितना बार आएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 जो है इस आंकड़े का बहुलक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से, क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली गई, 30 गेंदों में 6 बार उन्होंने क्या की, चौका मारती है। तो चौका मारने की प्रायिकता ज्ञात करूँ, यानी कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है उसके अंदर एक महिला बल्लेबाज जो है वो 30 गेंद में कितना छक्का मार पाती है, 6। तो हमें वही चीज़ करना है, क्योंकि क्रिकेट मैच में एक महिला जो है 30 महिला गेंदबाज जो है वो बल्लेबाज जो है वो 30 गेंदों में से 6 गेंद को वो मतलब कि छक्का मारती है, तो इसी का हमें चौका मारती है, तो इसी का हमें क्या निकालना है, प्रायिकता। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चौका मारने की प्रायिकता, यानी चौका लगाने की प्रायिकता, कितना चौका, 3, यानी कि 6 चौका कितने गेंद में, 30 गेंद में। तो आपको यही करके प्रायिकता निकालना है, यानी 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा उस महिला द्वारा बनाई गई प्रायिकता। चौका मारने की प्रायिकता 1/5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रुप बी, यानी कि 8 नंबर में आपको 8 से मतलब कि आपको 14 तक काफ़ी लंबा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे लंबा 15 से 19 तक। तो यहाँ पर देखो 8 नंबर में क्या बोला, सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इससे 2 सर्वसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसको हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो 2 बराबर त्रिभुजों में बांटती है। कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज की फिगर बनानी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये समांतर चतुर्भुज है। समान अंतर चतुर्भुज मतलब कि ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, ये और ये एक दूसरे के बराबर है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ इसको लिखेंगे। यहाँ पर दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण ऐसी है जो यहाँ से यहाँ तक मिला है। दूसरी बात हमें ये भी पता, ये भी हमें दिया हुआ है कि AB समांतर होगा CD और यहाँ से AD समांतर होगा क्या, BC, ये चीज़ भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज कॉन्ग्रेंस होंगे किससे, त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से। ये साबित करना है यानी प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना है, एक प्रमाण करेंगे, यानी प्रमाण से हम निकालेंगे। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है तो प्रमाण करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंगल से हम निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे ये एंगल, ए का एंगल, तो यहाँ से निकालेंगे BAC, यानी कि BAC इस एंगल की बात हो रही है, बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एक अंतर कौन होगा, तो हम इसको ही सिद्ध करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से करेंगे DC, यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं ACD, ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, क्यों, एकांतर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। दूसरा हम निकालेंगे ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं CAB। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे CAB, यानी CAB ये ऊपर वाला साइड, ओके, ये ऊपर वाला साइड CAB बराबर होगा इस साइड वाला, यानी कि यहाँ से हम करेंगे ACB, ये भी बराबर होगा, ये भी क्या है, एकांतर है। ठीक है, ये भी एकांतर है। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हम दो चीज़ें मिल गई और एक चीज़ ये AC दोनों में है, तो हम यहाँ से निकालेंगे AC बराबर AC, ये तो कॉमन है, तो हमें 3 रीजन मिल गया। वही चीज़ यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि ABC और ACD में BAC एक अंतर कौन है, ये, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, उसी तरह ये और ये आपका कॉमन में आ जाएगा। तो
तो हमारा मतलब कि हमारे कहने के जो क्वेश्चंस के मुताबिक हमारा जो है मतलब कि ये समांतर चतुर्भुज जो है ये दो त्रिभुजों में सर्वसमता होती है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था और ये किसके सहायता से बन पाया, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, एंगल साइड एंगल से ये प्रूफ हो चुका है, आपने देख लिया। इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिद्ध करें कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज और मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल यानी कि इसके बीच के त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमें ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। उसके बाद जो यहाँ में दिया है यहाँ कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज SCD में, ठीक है, यानी BCD में या DBC में एक ही आधार यानी कि BC पर टिका हुआ है। ठीक है, एक ही आधार है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तथा एक ही समांतर रेखा यानी कि ये जो समांतर रेखा वो कौन है, BC और AD के बीच स्थित है, BC और AD के बीच में स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ मतलब कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। हमें ये एक दूसरे के बराबर सिद्ध करने हैं। सो हमने बनावट किया, बनावट से यानी कि हमने A को F तक बढ़ाया और D को E तक बढ़ाया। तो वही चीज़ हो गया यहाँ पर, बनावट से हमने क्या किया, CE यानी कि CE EC जो है ये बराबर समांतर होंगे किसके, AB के, और या BA के या AB के। उसके बाद BF यानी कि BF समांतर होंगे CD, ये हमने खींच लिया। ठीक है, उसके बाद आगे आपको प्रमाण करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये बनावट में ही दिख रहा है आपको। उसके बाद FB यानी FBCD, यहाँ पे ABCD नहीं होगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, ABCE ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। बनावट से ही हमने बनावट से ही ना तो बनाया है। और दूसरा हो जाएगा आपका BEFD यानी कि FBCD भी एक समांतर चतुर्भुज हो, बनावट से हमने आगे करा है। उसके बाद चूंकि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर समांतर का ये साइन है, ठीक है, तो यहाँ पर ABC यानी कि ABCE तथा समांतर चतुर्भुज FBCD एक ही आधार यानी BC पर है और समांतर रेखाओं के बीच में भी है। सो इसीलिए एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCE इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज B यानी FBCD, और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ABC मतलब कि ABC में विकर्ण ऐसी है, ABCE में विकर्ण जो है वो हमारा क्या है, ऐसी है। ठीक है, यानी कि ABCE में विकर्ण तो हमारा ऐसी है, यही चीज़ हमें दिखाया है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए यानी कि एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ SCE, और आधार इसका क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCE, क्योंकि हम इसके बराबर कर रहे हैं और इसको हमने समीकरण 2 माना। उसी प्रकार हमें क्या करना है, त्रिभुज DBC हाफ हो जाएगा किसके, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा हाफ समांतर चतुर्भुज FBCD, और ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 3 से हमने प्रूफ कर लिया कि एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, और यही हमें प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर में हमें बोला सिद्ध करेंगे किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु के आंतरिक बिंदु पर अंतरित कोण जो है 2 गुना हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर देख लेना है यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये फिगर है हमारा, इसको आपने देख लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख देना है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एक चाप जो है BC केंद्र पर यानी कि BOC अंतरित करता है, तथा वृत्त के शेष भाग पर स्थित A जो बिंदु यानी कि त्रिभुज कोण BAC अंतरित करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वो सेंटर जो है ये क्या है, सेंटर O है। ठीक है, O है, और एक तो हमें बता रहा है इसका कोण यानी कि साइड में जो है यानी BOC एक कोण हमें बता रहा है, क्या एक त्रिभुज हो रहा है यहाँ से BOC, ठीक है, अंतरिक्त पर है, और एक हमें ऐसे बताना है BAC। ठीक है, एक तो हमें A को लेकर चलना है यहाँ से BAC, ये एक कोण बना यहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि मतलब कि कोण BOC जो है ये 2 यानी कि इसका 2 गुना हो जाएगा BAC के। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, रचना करना है। रचना से हम OA को मिलाया और D तक बढ़ाया, और OB और OC को भी मिलाया, यानी कि OA को हमने क्या किया, मिलाया, और इसको B यानी कि ऐसी, और यहाँ से हमने क्या किया,
मतलब कि इसको मिलाने के बाद हमने क्या किया, ओ से ओ और एडी को, ओ डी और ओ ए को हमने मिलाया, और ओ बी और ओ सी को भी हमने मिला दिया यहाँ पर, यानी कि ओ बी और ओ सी को भी हमने मिलाया। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रमाण करना है कि ए ओ बी, यानी कि प्रमाण से हमें प्रमाण करेंगे ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, यही है। इसमें क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, ये त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। ओ ए और ओ बी कहने का मतलब है कि ये ओ ए और ओ बी जो है इस वृत्त की त्रिज्या है जो आर से दिखाया गया। इसका मतलब कोने और कोण दो एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होता है। दूसरा बहिष्कोण की अगर हम बात करेंगे, कोण यानी कि कोण 5, यहाँ पे जो 5 है, ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, कोण 1 प्लस कोण 2। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कोण 1 और कोण 2 को हम दोनों ही, ये दोनों तो बराबर ही था, तो 2 की जगह भी हमने 1 मान लिया, तो 2 कोण यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कोण 5 बराबर 2 गुना 1, और इसको हमने माना समीकरण 1। उसके बाद हमें क्या करना है, ए ओ सी में देखना है, यानी कि ए ओ सी में, इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी कि ओ बी, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी, और ओ ए का मान कितना, इसका कोण का मान कितना है 3, और ये 4 एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बहिष्कोण अगर हम इसके बाहर वाला कोण 6 देखेंगे तो ये दोनों कोण के मतलब एंगल के बराबर होता है, और जब ये दोनों बराबर है तो हमने 4 की जगह पर 3 डाल दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, 6 कोण 6 इज इक्वल टू 2 गुना 3, और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। इसका मतलब कोण 5 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 2a, यानी कि 2 इंटू 1 यानी एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 3। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को अंदर में जोड़ेंगे, ऐसे 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन जो आया ये बी ओ सी मिल के बन जाएगा, यानी कोण 5 और कोण 6 को मिलाएंगे, कोण 5 और कोण 6 को मिलाएंगे तो ये दोनों ही आ रहा है, यानी बी ओ सी, और बी ओ सी किसके बराबर आ रहे हैं, कोण 1 और कोण 3 के बराबर, यानी कि यानी कि बी एस सी, वही तो आया प्रूफ करके, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। उसके बाद आगे है समीकरण 1 2 को घटाने पर, अगर हम घटाएंगे तो चित्र 3 हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा जो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ तक आपने अगर समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। 4 नंबर क्वेश्चन से किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो लघु चाप पर स्थित बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात करो। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको फिगर दिख रही होंगे, ठीक है, जो ये एक वृत्त है, और वृत्त में ये जो चाप है, ये चाप है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको हमें निकालना है यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर दिया पी क्यू एक जीवा है, पी और क्यू एक जीवा है, ठीक है, और ओ पी तथा ओ क्यू को मिलाया, और हमने क्या किया, ओ पी और ओ क्यू को हमने मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ पे जो हमें दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे ओ पी, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पी क्यू बराबर होगा ओ पी और ओ क्यू, ये तो क्या है, जीवा भी है और त्रिज्या भी है, क्योंकि जीवा बराबर त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ये दोनों, और ये जीवा है, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ओ पी क्यू लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों साइड से एंगल मतलब साइड बराबर हो गया। सो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है वो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो चूंकि चाप जो है हमारा क्या है, चाप पी क्यू बी, यही तो चाप है, और वृत्त के केंद्र यानी कि केंद्र पर, यानी कि 360 में से 60 अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि पूरा वृत्त में 360 डिग्री होता है, इसमें जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का है, अगर हम इसमें 60 डिग्री माइनस करेंगे तो पूरा हमारा कितना मिल जाएगा, 300। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें से जो बनेगा वो 300 कोण बनेगा, तथा पी क्यू बी वृत्त के लघु चाप पर वृत्त बनती है, तो इसीलिए पी क्यू बी हाफ पी ओ क्यू, यानी कि इससे फिर इसको कट करेंगे तो 150 डिग्री मिल जाएगा, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन से, एक कक्षा में 9 विद्यार्थी की सेंटीमीटरों में लंबाई है जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 145, 149 और 150, 147, 152, 144, 148 है। तो इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। सही, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, माध्य अलग है, माध्यक अलग है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन आरोही क्रम में इनको सजाना है। जो विद्यार्थियों की संख्या अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना है, कुछ नहीं सोचना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9 है, अर्थात ये विषम संख्या है। विषम संख्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो विषम संख्या में कौन कौन सी होती है, जैसे कि यहाँ पर है माध्य n+1 अपन में 2 वहाँ पद हो जाएगा, और यहाँ पर n का मान कितना है, n यानी कि विषम संख्या 9 है।
सो यहाँ पर 9 + 1 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2, तो इन मतलब कि इतना पद में से यानी 9 + 1 तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इससे इसको कट करेंगे 5, तो हमारा आंसर जो है 5वां पद, यानी 5वां पद में इसका माध्य क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 में कौन 149, तो इसका माध्य पद जो माध्यक जो है वो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा, यानी कि 149 हो जाएगा। इस तरह आपको निकालना है। आगे यहाँ पर 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है, यानी दो चित 105 और एक चित कितना आया 275, और कोई चित नहीं आया, वो कितना हो जाएगा 120। तो इनमें से प्रत्येक घटना के प्रक्रिया को क्या करना है, ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो हमने 2 सिक्कों को प्राप्त किया उसमें से जो संख्या को उछाला तो कितना हो गया कुल मिला के 500। अगर हम देखेंगे मतलब प्रायिकता जो 105 यानी कि आने के 2 चित आने की प्रायिकता इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा जो मतलब कि 2 चित आने की संख्या बटे कुल संख्या, तो इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे मान जो आ जाएगा 0.21 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक चित आने की प्रायिकता 275 है, 275 बटे 500, तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.55 आंसर आ जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं आया उसका क्या हो जाएगा, तो कोई भी नहीं, तो 120 है और 500 तो है ही, तो इसे डिवाइड करोगे तो 0.24 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला 2 बच्चों वाले यानी कि 1000 परिवारों का यथावृत्त चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े जो है लिखा गया है, ठीक है। सो सबसे पहले परिवार में लड़कों की संख्या कितनी है 2, और लड़कियों मतलब यहाँ पे सिर्फ लड़कों की संख्या बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर एक लड़का 675 परिवार में है और एक भी लड़का जो नहीं है वो 190 परिवार में है, इतने परिवारों की संख्या है। सो सबसे पहले हमें क्या बोला, यथावृत्त चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करें जिसमें से 2 लड़के हों, एक लड़के हों और कोई लड़के ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कुल संख्या जो है जो मतलब कि मतलब एक तरह से क्या किया था, देखा गया था, तो उसमें कुल मिला के कितने संख्या था 1000 में से जिसमें एक परिवार में 2 लड़के हैं उनकी प्रायिकता हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लड़कों वाले परिवारों की संख्या बटा कुल परिवारों की संख्या। सो यहाँ पर देखो 2 लड़के कितने हैं 135 बटे 1000 से डिवाइड करोगे तो 27 बटे 200 हो जाएगा, क्योंकि इसको आप डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अब दूसरा वाला दूसरा यहाँ पर जो एक परिवार में एक लड़का होने की प्रायिकता यानी कि एक परिवार में एक लड़का होने वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या, इससे भी आप इसको काटेंगे तो 27 बटे 40 आंसर आएगा, आगे नहीं कटेगा। उसी तरह जिसमें कोई लड़का नहीं है उस फैमिली का प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो बिना लड़का वाले परिवारों की प्रायिकता यानी बिना लड़के वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या, तो इस तरह आप इसको निकालोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी और यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बोला कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है यानी कि त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC में AB यानी AB के मध्य भुजा यानी कि मध्य क्या है बिंदु E तथा BC के समांतर खींचा गया है, यानी कि BC के समांतर खींचा गया है ये E। उसके बाद की गई है और L तीसरी भुजा यानी कि L जो है ये तीसरी भुजा AC को यानी AC को F पर प्रतिच्छेद करती है, AC को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AF यानी कि AF बराबर होगा CF, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, रचना किया कि AB यानी AB के समांतर हमने CM खींच दिया है इधर, इसके समांतर होगा। तो प्रमाण करना है AE यानी कि AE बराबर BE, यहाँ से हम प्रमाण करेंगे क्योंकि AE बराबर BE है क्योंकि इनके मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर तो AB यानी कि AB समांतर CM तो होगा, ये तो दिया हुआ इस चूँकि उसके बाद हमें इसीलिए यहाँ से हम करेंगे, इसीलिए BCD में यानी कि BCD उसके बाद क्या है आपका E, BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BE बराबर CD हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये भी बराबर होंगे। उसके बाद AE यानी कि AE बराबर आपका CD भी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज अब E यानी कि AEF और CDF में यानी कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज AEF में त्रिभुज AEF इसमें
और त्रिभुज CDF में, यानी कि ये वाला त्रिभुज में देखना है हमें, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कि AEF बराबर CDF, ये एक अंतर कौन होगा, EAF बराबर ECD, ये भी आपका एक अंतर होगा। और यहाँ पर है AE और CD, ये तो पहले ही दिया हुआ है, बराबर होंगे। तो ये किस नियम से हो गया, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, और AF और CF ये सिम्प्लिसिटी से हो जाएगा, और ये प्रूफ हो चुका है हमें। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के है, तो विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ AOD और इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ BOC। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको ये जो फिगर दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ, ये मतलब हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम प्रमाण करेंगे कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर होगा CD, यही समांतर होगा, बाद बाकी नहीं। उसके बाद विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है, तो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको बंटवारा करना है कि त्रिभुज ABC, यानी हमें बंटवारा करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज यानी कि ABD में, यानी ABD में समान आधार है, आधार तो समान है, AB है, आधार है जो रेखाओं के मध्य स्थित। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ABC, क्योंकि एरिया ऑफ ABD में अगर हम AOB को माइनस करेंगे और इधर भी मतलब ABC में एरिया ऑफ AOB को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AOB को दोनों ओर घटाने पर, इन दोनों से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, AOD बराबर हो जाएगा BOC, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है एक त्रिभुज ABC की रचना करें जो BC आपको 7 सेंटीमीटर खींचना है, और कोण B पर 75 डिग्री मतलब एंगल बनेगा, और AB प्लस AC इन दोनों को मिलाएंगे तो 13 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, स्केल की सहायता से आप इसको 7 सेंटीमीटर खींचोगे। उसके बाद यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल पहले खींचेंगे, जिस माप से आपने इसको खींचा इसको भी ऐसे माप से खींचेंगे। उसके बाद चांद की सहायता से आप यहाँ से 75 डिग्री जो हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना डिग्री का होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इस तरह की फिगर जो है चाप की सहायता से बनानी होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधे 18 नंबर पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात जो है 3:5:7 है, और उसका परिमाप जो है 300 सेंटीमीटर। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हमें मान लेना है, ये रियल मान नहीं दिया हुआ है, माना कि भुजाएं 3x 5x और 7x है, और इसका परिमाप हम जानते हैं A+B+C, और A+B+ इसका परिमाप हमें पहले ही दिया है, परिमाप जो है 300 सेंटीमीटर है। और इन सभी को कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 10 10 5 15, 15x बराबर 300 है, तो 15x बराबर 300 जो है इसको हमें क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 30 यानी कि 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 20। और इन सभी भुजाओं को एक एक करके निकालेंगे। जैसे यहाँ पर कितना है, ए का कितना है 3x, और 3x 3 × 20 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। और यहाँ पर है b 5x है, तो 5 × 20 तो 100 हो जाएगा। उसी तरह 7x × 20 140 हो जाएगा। तो यहाँ से AB का रियल मान निकल गया है। अब परिमाप जो है वो 2x बराबर कितना है 300, तो हमें s का मान निकालना है, तो 300 डिवाइडेड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 150। तो s का मान हमारा कितना निकल गया 150। तो भूखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, और भूखंड का क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, s × s - a × s - b × s - c होता है। उसके बाद आपको s का मान बैठा देना है। यहाँ पर s का मान बैठाने के बाद a - b माइनस कर देंगे c, और इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर 150 का 150 होगा। अगर 150 में से 60 घटाओगे तो 90 आएगा, गुना 150 में अगर हम 100 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो फाइनली आंसर आएगा, अगर इसको आप तोड़ोगे 3 बार में, 3 × 5 = 15, 50 × 3 × 10, और यहाँ से आपको जोड़ा देखना है किसका जोड़ा बन रहा है। तो हम देख रहे हैं 50 का भी जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 10 का जोड़ा बन रहा है, बस एक छूट रहा है जो 3 जो है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ से हमारा जिनका जोड़ा बना है वो एक एक करके निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो फाइनली हमारा 1500 × √3 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको 19 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर आंकड़ों जो है दिया गया है, और इसमें आपको इस तरह से कैटेगराइज करने बोला है। तो सबसे पहले क्या करें, जो आंकड़े दिया हुआ है इसको वर्ग अंतराल करते हैं। 0 से 5 तक कितने नंबर हैं, तो 0 से 5 तक कितने नंबर हो सकते हैं यहाँ पर,
1 हो गया, 2 और यहाँ 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 और 1 0, यानी कुल मिला के कितना है 10 है। तो यहाँ पर हमने 10, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसका टैली मार्क, यानी कि 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, तो आपको कट करना पड़ेगा इस तरह 5। तो यहाँ पर 10 हो गया। उसके बाद आपको 5 से 10 तक करना है। 5 से 10 तक कितने नंबर है, तो 5 से 10 तक कुल मिला के आपका 13 है, और 10 से 15 तक 5 है, और 15 से 20 तक आपका 2 है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और यही आंसर आपको दिखा देना है। और हमने 90 तक क्वेश्चन जो है 19 तक आपको बता दिया है।